जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम देवजी भाई अम्बर जी खरारी है और एक बात है, हमारे डूंगरपुर ज़िले की एक ममता बेन कटारा 18 साल की बच्ची है, जब गुम हो गई तब 17 साल की थी और गए साल की 12वें महीने में से गायब है। 12वां या पहला महीना में गायब है और चाणक्यपुरी सेक्टर 3 की गली में सिल्वर पर बिल्डिंग के अंदर विमल परमार रहने वाला है। उसकी ऑफिस है मेमनगर विवेकानगर चौक। ऑफिस का नंबर है 993। नहीं, वो मेरे दिमाग में नहीं है, बाद में दे दूंगा ऑफिस का नंबर। लेकिन ये लड़की उसकी ऑफिस के द्वारा निकोल एरिया में नौकरी पे रखी थी और वो लड़की गायब होने के बाद 1 महीने के बाद इसकी माँ बाप को पता लगा। धीरे धीरे होगी, कहीं मतलब काम करती होगी, तो धीरे धीरे 1 महीना हो गया तो उसको यूँ लगा कि शायद मेरी बच्ची का फ़ोन क्यों नहीं आ रहा है। फिर बीना बेन परमार पे कुछ बातचीत की, मेरी बच्ची का कोई फ़ोन नहीं आ रहा है, मेरी बच्ची का कोई समाचार नहीं आ रहा है, तो मैं कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। तो वीना परमार को जो पूछूं, वीना परमार ने बोला कि भाई तुम्हारी बच्ची सुरक्षित है, यहाँ ही है। फिर 2-3 बार फ़ोन करने के बाद ये सच बोली कि भाई बच्ची तुम्हारी अहमदाबाद में नहीं है और मेरा दादा मर गया करके वो गाँव गई है। फिर उसकी माँ ने बोला कि गाँव में तो नहीं आई है तो गई कहाँ। फिर वीना बेन परमार को टॉर्चर किया कि तू कुछ भी कर लेकिन हमारी बच्ची को दिखा, या फिर इसको नौकरी पे कहाँ रखा वो हमें पता दे। थोड़ा टॉर्चर किया तो माँ बाप पे अंजाम रखा कि वो हमारे घर पे हमला करते हैं, हमारा घर जलाते हैं, फलाना ढिकना, मतलब दुनिया भर के बहाने निकाले। मेरे पास आई कि दादा का ऐसा ही बात है, बच्ची गुम हो गई। तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, ऑफिस वालों को बोल। तो ऑफिस वाला नहीं बताता है। क्यों नहीं बताएगा? आज नहीं तो कल उसको बताना पड़ेगा भाई कौन सी जगह पर कोई सरनामा विगत तो उसने नौकरी रखाने होगा, सरनामा लिखा होगा, बंगला देखा होगा। किसी की लड़की को ऐसे ही कैसे सौंप दिया वो? महीने पर नहीं बताया। फिर उसकी माँ आई, माँ आने के बाद भी उसको पहले तो ढंग से बात की, फिर दूसरी बार आई तो धमकाने लगा, तेरी बच्ची का मैं बांध के रखी हुई है, ऐसा ऐसा है, फिर धमकाने लगा। फिर उसने बोला कि भाई पुलिस स्टेशन चलो। सब बहानेबाजी कर करके मतलब उसने कोई ना बंगले का ठिकाना दिया कि ना बिस्तर का ठिकाना दिया, कर करके उसने 3 महीने निकाल दिए। फिर जाके वीना, ये 2 नाम है इसलिए मेरा कुछ गड़बड़ हो जाता है। वीना परमार ने मेरे पास आके मेरी मदद लेके उसने पुलिस फरियाद लिखी हाई कोर्ट गुजरात SG हाईवे न्याय अध्यक्ष साहब को, जज साहब को, गुजरात सरकार साहब को, गृह मंत्री जी को, पुलिस भवन को, हमारे अहमदाबाद जाने माने शहर कमिश्नर साहब को और घाटोलिया पुलिस स्टेशन वाया अन्य जगह पे हमने अर्जियाँ दी। फिर भी विमल परमार ने इतनी चालबाजी की कि खाली दिखावा के लिए वो पीछे पीछे आया। कहीं जगह पे उनको ठहर पुरावा नहीं रखा। फिर निकोल चला के भाई के घाटोलिया पुलिस स्टेशन में हम गए। भाई हमने अर्जी लिखी है, अर्जी का कोई जवाब नहीं मिला, महीना भर हो गया है। फिर जाके इन लोगों ने निकोल उस बंगले का सरनामा निकाल के वहाँ जाके सरनामा लाए, फिर निकोल का एड्रेस दिया, फिर निकोल में फरियाद गई। जान पूछ के 2 बार दूसरी चौकी पे पुलिस स्टेशन पर जान पूछ के खाली रोड पे खड़ा रह के 2-4 बातें घुमा के फिर हमको सबको वापिस भेज दिया। जब
सुकन चौकड़ी में अर्जी हमको फ़ोन करके बुलाया, जब वो नहीं आया हम जाके बैठे, वो बोला कि कृष्णनगर हद लगती है तो हम भेज देते कृष्णनगर भेज देते करके हमको भेज दिया। आज तक कृष्णनगर का हमको कोई जवाब नहीं मिला। रीना परमार को हमने बोला कि बेटी जब तो बच्ची मिली नहीं है और जो अर्जी जो दी उसका पूछताछ तो करके आओगे भाई कि अर्जी का क्या हुआ। अब मुझे पता नहीं कि दोनों ने मिल के क्या फेरा फेरी की। तो वो बोली कि मेरी बच्ची बीमार है, उसके माँ बाप को पड़ी नहीं है तो मैं कहाँ तक भागूँ। और माँ बाप को तो विमल परमार ने कहीं पुलिस चौकी जाने ही नहीं दिया, बंदूक मारने की गोली दिया, मर्डर करने की माँ बाप को धमकी दिया। उसने अब यहाँ गुजरात के अंदर उनको कोई सहारा देने वाला नहीं है। और ये एक नंबर का दबंगाई है, लड़कियों को नूचने वाला। तो हमने जैसे तैसे करके उनको यहाँ बुलाया, इन्होंने फ़ोन किया, मैंने बुलाया कि आप आइए, आपकी लड़की नहीं मिली है। मैंने पहले भी आपको सहयोग देने का नाम लिया था और अब भी मैं सहयोग दूंगा। उनको सहयोग दे के मैंने अर्जी दी। उसकी माध्यम से ये लोग मुझे जेल में डालने के लिए खोटे खोटे वीडियो बनाने के लिए मेरे साथ पंगा लेते रहे। पहली बार मेरी दुकान पे आके उसकी औरत ने धाक और धमकी देने लगी, गालियाँ देने लगी, जैसा तैसा मेरे को उपशब्द बोलने लगी। तेरी दुकान बंद कर, चल अभी कभी चारा ला, चाबी मार, बहुत धमकी दिया मेरे को। फिर मैंने उसको बोला कि बेटी तू मेरी बेटी जैसी है, तो मेरे उम्र लायक मानो तो तू कैसा बोलती है, तुझे शर्म आना चाहिए। बोलती है कि मेरा रुबाब ही ऐसा है। अगर तेरा रुबाब ऐसा है तो छोटे मोटे की कदर तो कर, तेरी लेडीज जोन तो नहीं है तू। अच्छा हूँ, क्या बोला उसे कि हूँ मैं दबंगाई हूँ। मेरे को धाक धमकी देने लगी कि बोले कि तू दुकान बंद कर, नहीं तो मैं तेरे को कैसे भी करके जेल में डाल दूंगी और तेरे को रोड पे ले आऊँगा। उस टाइम पे वो वीडियो उतारने में, क्योंकि मैं गलती में नहीं था, वो वीडियो उतार नहीं पाई। मेरे को इतना गुस्सा चढ़ा कि मैं कुछ बोल दूँ इसको, लेकिन मैंने अपने मन को काबू रखा, वो कुछ कर नहीं पाई। नंबर दूसरा, इसकी घर के अंदर नौकरी करने वाली चाहे मजबूत थी या नहीं थी, चाहे इसने कुछ गुमराह बना के भेजी, क्या मेरे पीछे कुछ चालबाजी करनी थी, लेकिन उसमें वो आ नहीं पाई। फिर विमल परमार ने मेरे को धाक धमकी देने लगा कि तूने नौकरानी को क्या बोला था, फलाना ढेकड़ा पूछा। मैंने बोला भाई कुछ बोला नहीं है, मैंने जो लड़की आए, लड़के के माँ बाप आए हैं और जो मेरे को दिया, मेरे को लड़की उनको ढूंढनी है, तो ढूंढने क्यों नहीं देता है। 12 महीने तक इस विमल परमार ने किसी पुलिस चौकी में अर्जी देने के लिए इतना इन लोगों को मजबूर किया कि कहीं पुलिस केस कर नहीं पाए डर के मारे। तो क्या समझने का, चोर कौन गिनावे। जब मैंने चोरी नहीं की है तो उनको पुलिस केस करने में मैं क्यों रोकूं, गोली मारने का डर क्यों दूं। इसलिए मैंने विमल परमार को तस्करी बोला। अगर तू चोर हो या फिर चोर बता, पुलिस केस करने क्यों देता नहीं है। तो जानबूझ के पहले अर्जी डाली, उसमें तुम दोनों मिल के समझौता कर दिया, तो उसकी लड़की का जवाब कौन लाएगा, उसकी लड़की को कौन ढूंढ के देगा। माँ बाप को तो पुलिस करने देता नहीं है, और पुलिस के सामने तुम दोनों समझाई करके पुलिस का मामला दबा दिया तुमने। अब तुमको कोई पूछने वाला नहीं रहा, इसलिए तुम आज़ाद हो गए। फिर मेरे सामने विरोध में आ गए कि जैसे तैसे करके उसको जेल में घुस दो, जैसे आजकल की भाजपा सरकार करती है, ऐसे वो मेरे को जेल में घुसाने के लिए तमाम प्रयत्न करता है। लेकिन अब तक तो मैं सुरक्षित हूँ। 2 लड़कियाँ 2 औरत मेरे पीछे रखी हैं, मेरे को जैसा तैसा मतलब यूज़ करना चाहती हैं। हमारे को मदद, तो हमें मदद चाहिए। हमारा आदमी दारू पीता है, हमको कमा के नहीं देता, लेकिन आज तक मैंने उनको कोई मौका नहीं दिया है। आज तक तो मैं सुरक्षित हूँ। अगर इस माध्यम में अगर कोई आगे भी कोई फंसाना चाहेगा तो इस केस के माध्यम से मेरे को फंसाना चाहेगा कि इस केस में मैं बीच में पड़ा हूँ। बाकी पैसे का नाम तो झूठ लेता है, और पैसा तो मैं लॉकडाउन से मांगता हूँ। आज तक क्यों नहीं बोला मैंने, ये केस का मामला खड़ा हुआ, क्यों हमारा झगड़ा चालू हुआ, क्यों कि वो जो बहाने दिखा जाए, वो पैसे
मांग रहा हूँ, पैसे उसने दिए नहीं है, खाली 3,000 रुपया 5 साल के बाद दिया है। आज किसी ब्याजदार के पास पैसे लेने जाओ 10% के हिसाब से 6 साल का क्या ब्याज होता है। आज मैं 6 महीने 8,000 का माल लूँ तो शाम को मैं 1,000 रुपया कमाऊँ, 5 साल में कितना नुकसान खाया। तो ब्याज के बहाने मेरे को फंसाना मांगता है। मैंने ये समझने के लिए ये बात की कि भाई मैंने आज तक तेरे 8,000 के पीछे में कितना कमाया होता, उसका नफ़ा कौन देगा। तो मुझे दबंगाई करके जैसे तैसे अंजाम में फंसाना चाहता है वो। आज तक तो मैं नहीं फंसा सुरक्षक को, लेकिन आगे